हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने आयनिक बॉन्ड डिस्कस किया और आज हम बात करने जा रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड की। आयनिक बॉन्ड में हमने क्या देखा कि दो एटम होते हैं, एक एटम इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन ले लेता है। एटम जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो कैटायन में कन्वर्ट हो जाता है, एटम जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है एनायन में कन्वर्ट हो जाता है और फिर उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन लगता है। इन शॉर्ट आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से बनता है। आज जो बॉन्ड हम पढ़ने जा रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड, यहां पर इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता बल्कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। मींस यहां पर एक एटम है, यहां पर एक एटम है, दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन देंगे जो इन दोनों के बीच के रीजन में आ जाएंगे, ओवरलैपिंग रीजन में आ जाएंगे। तो इस तरह से एक बॉन्ड बनेगा। जिस तरह से आयनिक बॉन्ड जनरली मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है, ठीक उसी तरह से कोवेलेंट बॉन्ड जनरली नॉन मेटल्स के बीच में बनता है। जनरली इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक्सेप्शन तो मिलते ही रहेंगे, नो डाउट। और अच्छी बात यह है कि नीट में हमसे जनरल स्टेटमेंट ही पूछे जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, एक्सेप्शन तो कम ही सुनने में आते हैं। खैर देखें, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो आपको कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन को समझाती है, आपको बताती है आखिर एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है। तो क्या कहती है ये थ्योरी कि कोवेलेंट बॉन्ड एक केमिकल बॉन्ड है जो कि एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग के थ्रू बनता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सारे एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कर जाते हैं? जी नहीं, केवल और केवल वही एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं जिनका ओरिएंटेशन प्रॉपर होता है। समझे आप? जैसे ये एक पी ऑर्बिटल है, ये एक पी ऑर्बिटल है और इस एक्सिस पे दोनों आमने सामने आ जाए। अगर ये इस एक्सिस पे आमने सामने आएंगे तो दोनों के लोब इफेक्टिवली इंटरैक्ट कर पाएंगे, ओवरलैप कर पाएंगे और यहां बॉन्ड बन जाएगा, यानी ये ओरिएंटेशन प्रॉपर है। अगर इस एक्सिस पे इस तरह से भी दो पी ऑर्बिटल आ गए तब भी इनके आमने सामने आने पर ये लोब इस लोब से इंटरैक्ट करेगा, ये लोब इससे इंटरैक्ट करेगा, बिल्कुल ओवरलैपिंग हो जाएगी। लेकिन अगर दो पी ऑर्बिटल कुछ इस तरह से हों कि एक तो इधर आ रहा है और एक परपेंडिकुलर इधर आ रहा है, अब इनको आसपास लाएं तो इस एरिया में तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है ना, जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो यहां पर कोई इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो ही नहीं सकती। सो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपको कहती है कि इफेक्टिव ओवरलैपिंग के लिए प्रॉपर ओरिएंटेशन का होना जरूरी है। इसी थ्योरी के एक अगले स्टेटमेंट पे जाएं तो बॉन्ड का नेचर क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा कि वीक होगा, ये दो बातों पे डिपेंड करता है। एक, जो एटॉमिक ऑर्बिटल आप बॉन्डिंग में यूज करने जा रहे हैं उसका नेचर क्या है, और दूसरा ओवरलैपिंग का नेचर क्या है, ओवरलैपिंग का टाइप क्या है। यहां पर एटॉमिक ऑर्बिटल के नेचर से हमारा क्या मतलब है? तो दो तरह के एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं। कौन कौन से दो तरह के होते हैं? डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल। तो आपको यह देखना है कि ऑर्बिटल कौन सा है, एस है जो कि नॉन डायरेक्शनल है या फिर पी और डी है जो कि डायरेक्शनल है। और ओवरलैपिंग की अगर हम बात करें तो ओवरलैपिंग दो टाइप की होती है, एक तो कोएक्सियल ओवरलैपिंग और एक लेटरल और साइडवे ओवरलैपिंग। कोएक्सियल ओवरलैपिंग में जनरली सिंगल लोब ओवरलैप करता है, इधर से जो एटॉमिक ऑर्बिटल आएगा उसका भी सिंगल लोब आएगा, इधर से जो ऑर्बिटल आ रहा होगा उसका भी सिंगल लोब। तो अगर दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल के सिंगल लोब ओवरलैप कर रहे हैं तो आप समझ जाएं कि वो कौन सी ओवरलैपिंग है, कोएक्सियल ओवरलैपिंग है, एक्सियल ओवरलैपिंग है। और कोएक्सियल ओवरलैपिंग से, सिंगल लोब ओवरलैपिंग से हमेशा कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड बनता है। जबकि लेटरल और साइडवे ओवरलैपिंग दो तरह की हो सकती है, एक तो वो जिसमें दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल के दो लोब इंटरैक्ट करें, इस एटॉमिक ऑर्बिटल के भी दो लोब, इस एटॉमिक ऑर्बिटल के भी दो लोब। जब दोनों साइड से दो दो लोब ओवरलैप करते हैं तो बनता है पाई बॉन्ड, और जब दोनों तरफ से एटॉमिक ऑर्बिटल से फोर लोब का इंटरेक्शन होता है तो बनता है डेल्टा बॉन्ड। क्योंकि डेल्टा बॉन्ड हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है तो हमें उस पर फोकस करने की भी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, अब जो एस ऑर्बिटल होता है उसमें तो लोब ही एक होता है, दो लोब तो होते भी नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है ये केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। एस ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता, तो एस ऑर्बिटल सिर्फ सिग्मा बनाएगा, ये पाई नहीं बना सकता, डेल्टा नहीं बना सकता। जबकि जो पी ऑर्बिटल है इसके पास टू लोब है, तो सिंगल लोब भी ओवरलैप कर सकता है, टू लोब भी ओवरलैप कर सकते हैं। सिंगल लोब ओवरलैप करेगा तो सिग्मा बनेगा,
2 लोग ओवरलैप करेंगे तो पाई बनेगा। और चूंकि पी के पास 4 लोग होते ही नहीं है तो 4 लोग ओवरलैप भी कैसे करेंगे, यानी पी ऑर्बिटल डेल्टा बॉन्ड नहीं बना सकता। वैसे भी डेल्टा बॉन्ड में हमें बहुत ज्यादा इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेल्टा बॉन्ड हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। अब देखें जरा हम कैसे आइडिया लगाएं कि कहां पर सिग्मा बॉन्ड बनेगा, कहां पर पाई बॉन्ड बनेगा। तो मैं आपको बता दूं, बाय कन्वेंशन अगर कुछ नहीं दिया हो तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो होती है वो कौन सी ली जाती है, जेड एक्सिस ली जाती है। अब ये कौन सी कहानी है भाई, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। दरअसल ये वो एक्सिस है जिस पर कि 2 ऑर्बिटल एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं, 2 एटम एक दूसरे के आसपास आ रहे हैं और उसके बाद ओवरलैपिंग होगी। अच्छा, ये में 3 एक्सिस हैं, कौन सा एक्स, कौन सा वाई, कौन सा जेड। तो ये तो इस बात पे डिपेंड करेगा ना कि मैंने किसको एक्स लेना है, मैंने किसको वाई लेना है, मैंने किसको जेड लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको जेड एक्सेस मान लेता हूं तो बचे हुए 2 एक्स और वाई हो सकते हैं। मैं इसको जेड मान लेता हूं तो बचे हुए 2 एक्स वाई हो सकते हैं। मैं इसको जेड ले लेता हूं तो बचे हुए 2 एक्स वाई हो सकते हैं। तो ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है। आपको थोड़ी सी हमें आसानी रहे, चीजों को अच्छे से हम विजुअलाइज कर पाए, अपने दिमाग में एक इमेज बना पाए, तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये वाली जो एक्सिस है, इमेजिन करें इसको आंखों के सामने, इसे आप क्या मानेंगे, जेड एक्सिस मानेंगे। और बची हुई 2, एक ये रही और एक ये, इन दोनों में आपकी मर्जी, किसी भी एक को एक्स ले लो, किसी भी एक को वाई ले लो। अगर ये एक्स है तो ये वाई हो जाएगी, ये अगर वाई है तो ये एक्स हो जाएगी। अब देखें जरा बॉन्डिंग का नेचर देखें। मैं आपसे बोल रहा हूं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी है, जेड एक्सिस है, और आपको बॉन्ड बनाना है। किसके बीच में बॉन्ड बनाना है, एस और पी एक्स के बीच में। क्या कोई बॉन्डिंग होगी, मुझे नहीं पता। आप तो ये एक्सिस ड्रॉ करके देख लो ना, ये कौन सा एक्सिस है, जेड एक्सिस है, और पी एक्स लेना है तो ये मैं एक्सिस ले लेता हूं एक्स। पी एक्स यानी ऐसा पी ऑर्बिटल जिसके दोनों लोग एक्स एक्सिस पे होंगे। तो एस तो है बॉल की तरह स्फेरिकल सिमेट्रिकल, और पी एक्स जो होगा इसके जो 2 लोग होंगे वो एक्स एक्सिस पे होंगे, और दोनों मिलके जेड एक्सिस पे एक दूसरे के सामने आ रहे हैं। ये एस चला, इधर से पी चला। क्या ये प्रॉपर ओरिएंटेशन माना जाए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि पी में यहां तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है। प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है यानी इन दोनों के बीच में कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। अच्छा, क्या एस पी वाई के साथ कुछ बॉन्ड बना सकता है, जी नहीं भाई। ये जेड है, ये पी एक्स है, तो पी वाई यहां होगा, तो ये 2 पी ऑर्बिटल के लोग आएंगे, इधर से एस आएगा, करीब करीब इसी तरह की कहानी बनेगी। भाई ये पी जो ऐसा दिखाई दे रहा है वो ऐसा होगा, कहानी तो इसी तरह की होगी। लेकिन एस और पी जेड के बीच में जरूर बॉन्डिंग हो सकती है, और यहां से बॉन्ड भी बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। आखिर क्यों, समझो जरा। ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जिसे आप क्या मान रहे हैं, जेड एक्सिस, और इस जेड एक्सिस पे ये एस ऑर्बिटल और ये आपका पी जेड ऑर्बिटल। अभी जेड एक्सिस पे आमने सामने आएंगे तो इनका सिंगल लोब तो ओवरलैप कर ही जाएगा ना, और सिंगल लोब ओवरलैपिंग के थ्रू जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा है, सिग्मा बॉन्ड। अच्छा बताओ जरा, अगर जेड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो 2 पी जेड ऑर्बिटल के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, बेटा यहां पर भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। कैसे बनेगा सिग्मा बॉन्ड, आप खुद ही सोच सकते हैं। ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ये एक पी जेड ऑर्बिटल है और ये दूसरा पी जेड ऑर्बिटल है, और ये जो जेड ऑर्बिटल हैं जेड एक्सिस पे एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं। तो जब ये जेड एक्सिस पर एक दूसरे के आमने सामने आएंगे तो कितना लोब ओवरलैप करेगा, सिंगल लोब ओवरलैप करेगा, और सिंगल लोब ओवरलैप से जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। अच्छा, क्या हो अगर आप 2 px ऑर्बिटल को ओवरलैप करें, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड रखें, तो बेटा इस केस में जो बॉन्ड बनेगा
वो पाई बॉन्ड आएगा। क्यों भाई? ये तो आपकी इंटरन्यूक्लियर एक्सेस है, जिसे बाय कन्वेंशन हमें क्या लेके चलना, जेड एक्सेस। ये जेड है, तो ये वाली जो एक्सेस है इसको हम क्या ले लें, एक्स ले लें। तो ये जो पी एक्स ऑर्बिटल है इसके दोनों लोग एक्स एक्सिस पे, ये जो पी ऑर्बिटल है इसके भी दोनों लोग एक्स एक्सिस पे। और अब ये जब एक दूसरे के आमने सामने आएंगे तो कितना लोब इंटरैक्ट करने वाला है, 2 लोब इंटरैक्ट करेंगे। ये 2 लोब इंटरेक्शन से जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर बेसिकली पाई बॉन्ड बनने वाला है। अच्छा, आप 2 पी वाई को अगर इंटरैक्ट करेंगे तो भी यही कहानी होगी भाई। जिस एक्सेस को आपने एक्स लिखा था उसे आप वाई भी तो मान सकते हो भाई, जेड फिक्स है हमारा, एक्स वाई तो कुछ भी माना जा सकता है। और इस एक्सेस को अगर हमने वाई मान लिया होता तो यही कहानी दोहराई जाती, और जो बॉन्ड आता तो वो कौन सा आता, पाई बॉन्ड आता। तो हमने ये 2 तरह के बॉन्ड का बनना सीखा कि आखिर सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड कैसे बनता है। और अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है यहां से डिस्कस करने के लिए, वो है एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग। काफी इंपॉर्टेंट रखती है बेटा, इंपॉर्टेंस है एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग। कितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा, कहां कम होगा, कहां ज्यादा होगा, ये चीज पता करनी है। सबसे पहले बेटा एक्सियल ओवरलैपिंग हमेशा पावरफुल होती है, ज्यादा होती है। तो याद रखें कि एक्सियल ओवरलैपिंग हमेशा ज्यादा होगी किससे, लेटरल और साइडवे ओवरलैपिंग से। ये रूल नंबर 1। बेटा रूल जिस सीक्वेंस में आपको बताए जा रहे हैं प्लीज उसी सीक्वेंस में याद रखें। अगर आपने सीक्वेंस गड़बड़ कर दिया तो आंसर गड़बड़ हो सकते हैं। तो एक्सियल लेटरल से क्या होती है, ज्यादा होती है ओवरलैपिंग। सिग्मा बॉन्ड में ओवरलैपिंग ज्यादा आएगी, पाई बॉन्ड में ओवरलैपिंग का एक्सटेंट कम आएगा। सेकंड, अगर एक्सियल की बात चल रही है, लेटरल की बात चल रही है, तो फिर आप देखें साइज से मेरा मतलब है एन की वैल्यू देखें। सेकेंड पीरियड एलिमेंट है कि थर्ड पीरियड एलिमेंट है कि फर्स्ट पीरियड एलिमेंट है, उसके बिहाफ पर छोटे साइज का एटम ज्यादा ओवरलैप करता है, बड़े साइज का एटम कम ओवरलैप करता है। सो साइज पे आ जाएं। और साइज से जब बात ना बने, आपको लग रहा है साइज भी सेम हो, तो फिर आते हैं डायरेक्शनल बिहेवियर पे। डायरेक्शनल बिहेवियर पे बेटा ये तीनों पॉइंट मैं अभी एक एक करके आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, है ना। एग्जाम्पल के साथ अगर हम देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से इनको समझ पाएंगे। किसी भी चीज के लिए एग्जाम्पल काफी हद तक मैटर करते हैं, उनसे कंसेप्ट बहुत सही तरीके से समझ में आते हैं। समझे, मैंने पहला पॉइंट जो आपको लिखा है एफजीएल। एक और चीज समझे कि जो बॉन्ड एनर्जी है ना, बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आती है किसके, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा। और जो बॉन्ड लेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आती है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग की। लेकिन ये जो सेकेंड फॉर्मूला है इसको तभी अप्लाई करना है जब n क्या है, कांस्टेंट है, एटम के साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है तब। फिलहाल आप देखें बॉन्ड एनर्जी का डाटा आपसे पूछें तो भाई सिग्मा बॉन्ड हमेशा पावरफुल होता है किससे, पाई बॉन्ड से। कहीं भी हो सिग्मा बॉन्ड हमेशा पाई बॉन्ड से क्या होगा, पावरफुल होगा। और उसके बाद अगर इससे काम नहीं बन रहा है तो बॉन्ड एनर्जी का डाटा, फर्स्ट ऑर्बिट की ओवरलैपिंग ले लो। ये हाइड्रोजन भाई हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है, 1s1, और इस हाइड्रोजन का भी 1s1, तो ये 1-1 ओवरलैपिंग हो गई। ये पावरफुल होगी 1-3 ओवरलैपिंग से, फर्स्ट ऑर्बिट थर्ड ऑर्बिट। फॉर एग्जांपल आप HCl मॉलिक्यूल बनाते हैं तो HCl में हाइड्रोजन तो 1s1 है,
हाइड्रोजन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1s में, और क्लोरीन जो आएगा वो क्या आएगा 2p5। तो क्लोरीन में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा, सॉरी 3p5, तो क्लोरीन में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा वो 3p में मिलेगा। तो 1,3 टाइप की ओवरलैपिंग होगी, और 1,3 टाइप की ओवरलैपिंग ज्यादा पावरफुल होगी 3,3 टाइप की ओवरलैपिंग से। यानी मैं बात कर रहा हूं Cl2 की, ये क्लोरीन 3p का है, ये क्लोरीन 3p5, दोनों क्लोरीन के 3p ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे जिससे Cl2 बनेगा। इवन दो अगर 1,2 का कंपेयर करना है तो भाई 1,1, उसके बाद 1,2, उसके बाद 2,2, उसके बाद 2,3, उसके बाद 3,3 एंड सो ऑन। तो एक तो ये बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर आएगा। तो सबसे पहले देखना है कि सिग्मा है कि पाई है, और अगर बॉन्ड का नेचर सेम आ रहा है, सारे सिग्मा में कंपेयर करना है या फिर सारे पाई में कंपेयर करना है, तो फिर एन देखो कौन सी छोटी ऑर्बिट का एटम है और कौन सा बड़ी ऑर्बिट का एटम है। अब इसके अलावा अगर एन कांस्टेंट है, तो एन कांस्टेंट है तब क्या करें, डायरेक्शनल बिहेवियर। भाई जो एस एस ओवरलैपिंग है, सपोज सेकंड ऑर्बिट में 2s ओवरलैपिंग चल रही है, 2s 2p ओवरलैपिंग चल रही है, 2p 2p ओवरलैपिंग चल रही है, और तीनों ही ओवरलैपिंग कौन सी हैं, एक्सियल है। ओवरलैपिंग का टाइप भी क्या हो गया, सेम हो गया। तीनों से क्या बन रहा, सिग्मा बॉन्ड बन रहा। एस नॉन डायरेक्शनल होता और नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल कम ओवरलैप करता, और पी क्या होता, डायरेक्शनल होता, ज्यादा ओवरलैप करता है। तो जितना आप डायरेक्शनल बिहेवियर बढ़ाते जाएंगे उतनी बॉन्ड एनर्जी बढ़ती जाएगी, उतना आपको एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा मिलेगा। प्लीज कीप इन माइंड, कंफ्यूज हम कब होते हैं, आपसे पूछे कि एक जगह तो 1s ओवरलैपिंग है और एक जगह 2p ओवरलैपिंग है, कहां बॉन्ड ज्यादा पावरफुल मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है 1s में ज्यादा मिलेगा। पहले एन देखो, और जब एन सेम आ रहा हो तो फिर डायरेक्शनल बिहेवियर देखो। सिग्मा बॉन्ड पावरफुल होगा, पाई बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा। इसके अलावा बॉन्डिंग में एक और चीज समझे कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड नहीं होगा, ये क्या होगा, सिग्मा होगा। और अगर आपके पास डबल बॉन्ड है तो बेटा डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड तो सिग्मा होगा और एक बॉन्ड पाई होगा। और अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड में एक तो बॉन्ड सिग्मा होगा और बचे हुए जो दो बॉन्ड होंगे वो क्या होंगे, पाई बॉन्ड होंगे। सो अब तक हमने बॉन्ड एनर्जी का कुछ डाटा देखा, HH, HCl, Cl। इसके अलावा कुछ और फैक्ट भी हैं जो आप इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की हेल्प से बड़ी आसानी से समझा सकते हैं। देखना जरा, आपसे पूछा जाए भाई बॉन्ड एनर्जी का डाटा बताओ, है ना, एक तरफ है HF, फिर है HCl, फिर है HBr और फिर है HI। ऑब्वियस सी बात है, फ्लोरीन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, 1,2 ओवरलैपिंग है। क्लोरीन थर्ड पीरियड का एलिमेंट है तो 1,3 ओवरलैपिंग है, और ब्रोमीन फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है तो 1,4 ओवरलैपिंग है। आयोडीन फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट है, 1,5 ओवरलैपिंग है। तो बॉन्ड एनर्जी का डाटा क्या आता है, इस तरह से आएगा। यही आप किसी भी फैमिली में देख सकते हो, CH4, SiH4, GeH4। आपसे पूछा बॉन्ड एनर्जी का डाटा बताओ तो CH4 में सबसे ज्यादा, GeH4 में सबसे कम। हाँ, इसमें एक एक्सेप्शन जरूर आता है और ये एक्सेप्शन आपको अलग से याद रखना है। हैलोजन फैमिली में बॉन्ड एनर्जी का डाटा Cl2, फिर Br2, फिर F2 और फिर I2 आता है। बेटा ये आपके नीट में भी आ चुका है, प्लीज इसको याद रखिएगा। किसका ऑर्डर है, बॉन्ड एनर्जी का। और आपसे पूछते हैं कि ये फ्लोरीन पीछे क्यों चला गया, तो बेटा फ्लोरीन बहुत छोटा है साइज में, इतना छोटा कि हर एक फ्लोरीन पे जो 3 लोन पेयर है वो काफी नजदीक आ जाते हैं और उनमें रिपल्सन अच्छा खासा लगता है। सो ड्यू टू लोन पेयर रिपल्सन, यहाँ पे क्या होता है, इसकी बॉन्ड एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाती है। एक्सेप्शन है, ऑब्वियस सी बात है,
हमें अलग से याद रखना है। एक और चीज, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड। डिफरेंट फैमिली के हाइड्राइड आप बनाते हैं, और हाइड्राइड की जो थर्मल स्टेबिलिटी है ये दरअसल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आती है किसके, बॉन्ड एनर्जी के। और बॉन्ड एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग के। तो डिफरेंट हाइड्राइड के अंदर आप ये कंसेप्ट लगा सकते हैं, बड़े इजी वे में इनको अप्लाई कर सकते हैं। देखें, जैसे हम बात करें कार्बन फैमिली की 4th में, तो ये मीथेन, सेलेन, जर्मेन और स्टेनेन है ना, इनमें ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर बॉन्ड एनर्जी क्या है, कम हो रही है। और बॉन्ड एनर्जी कम हो रही है तो इनकी थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होगी, कम होगी। ये ऑर्डर हम किसका लिख रहे हैं, बॉन्ड एनर्जी एज वेल एज थर्मल स्टेबिलिटी। 5th ए में आ जाए, नाइट्रोजन फैमिली की हम बात करें तो NH3, PH3, ASH3 और SBH3। NH3 में थर्मल स्टेबिलिटी मैक्सिमम मिलेगी, SBH3 की थर्मल स्टेबिलिटी कम मिलेगी। 6th ए में आ जाए तो H2O, H2S, H2SE और H2PE। ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर हाइड्राइड में थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। और यही हाल 7th ए में है, हेलोजन फैमिली में है, HF, HCl, HBr और HI। HF की थर्मल स्टेबिलिटी मैक्सिमम है और HI की थर्मल स्टेबिलिटी मिनिमम है। क्लियर? तो बड़ा आसान होता है इनको पहचानना, कोई मुश्किल टास्क नहीं है। ऑल्दो अगर आप बात कर रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ब्लॉक केमिस्ट्री की, तो वहां पर भी इससे ढेरों एप्लीकेशन निकल के आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो नाइट्रोजन है वो किसके फॉर्म में एक्सिस्ट करता है, इट एक्सिस्ट एज N2 जो कि गैसियस है, जबकि जो फास्फोरस है इसी फैमिली का मेंबर है। उसके बाद भी ये किसके फॉर्म में एक्सिस्ट करता है, इट एक्सिस्ट एज P4 जो कि क्या होता है, सॉलिड। तो उसका रीजन क्या है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, समझे। ये रहा पहला नाइट्रोजन और ये दूसरा नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखेंगे तो 1s2, 2s2, 2p3। तो 3 जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन में वो 2p में है, तो इसका भी 2p3, इसका भी 2p3। ओवरलैपिंग में एक तो सिग्मा बना और 2 पाई बने। इसमें जो पाई बॉन्ड है नाइट्रोजन फैमिली में वो कौन सा है, 2p2p पाई बॉन्ड है। और 2p2p पाई बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग है, इसलिए एक्सिस्ट कर जाता है, ये N2 बना के रखता है। जबकि अगर आपने गलती से भी p ट्रिपल बॉन्ड p बनाया तो एक सिग्मा होगा, 2 पाई होंगे, और ये जो पाई होगा वो 3p3p ओवरलैपिंग का रिजल्ट होगा। और 3p3p ओवरलैपिंग से जो पाई बनेगा वो वीक होगा तो ये मॉलिक्यूल p2 के फॉर्म में तो एक्सिस्ट नहीं करेगा। अब सवाल ये उठता है कि P4 बनाने से क्या फायदा होगा, P4 क्यों बन गया। बेटा अगर NCERT आपने देखी है तो P4 का स्ट्रक्चर भी आपको याद होगा। ये रहता है स्ट्रक्चर जहां हर एक फास्फोरस 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो पहले जो 3 बॉन्ड फास्फोरस बना रहा था उसमें 1 सिग्मा और 2 पाई थे, अब सारे के सारे क्या हैं, सिग्मा बॉन्ड है। और सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और इसीलिए P4 एक्सिस्ट कर जाता है। सो बहुत सारे एप्लीकेशन है, बट हमारी कुछ लिमिटेशंस है, कुछ लिमिट है, उसके आगे नहीं जा सकते बेटा। आखिर क्रैश कोर्स है, हम कितना पढ़ें, है ना। रेगुलर कोर्स की एक अलग बात होती है। आए आप, कोटा में आपका स्वागत है। फिलहाल तो नहीं बेटा, टेक केयर, घर में रहें, थोड़ा सुरक्षा पे ध्यान दें। हाँ, बाकी जैसे ही ये चीजें दूर होंगी, ये आशंकाओं के जो बादल हमारे ऊपर हैं ये दूर होंगे, तब आपका स्वागत है। बिल्कुल आए, हम मुलाकात करें, अच्छा लगेगा आपसे मिलकर। तो हमने अब तक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डिस्कस की, और अब हम हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम हाइब्रिडाइजेशन समझें,
हमें कभी कभी बीच में जरूरत पड़ सकती है ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट की। देखें उसके कुछ कंसेप्ट। जैसे किसी भी एलिमेंट के लिए वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि मिनिमम एनर्जी से एसोसिएटेड है, जहां पर एनर्जी मिनिमम होती है, वो होता है ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप मान लें कि जितना भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप पीरियोडिक टेबल के टाइम पे लिख रहे थे वो सारे ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन थे। अब जब हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उसमें क्या होता है कि कई बार एक्साइटेड स्टेट भी बनती है, और एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है एटम के पास, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी से हाई एनर्जी पर शिफ्ट होने की कोशिश करता है। आपको 2 से 3 बातें याद रखने की जरूरत है। यहाँ पर जब हम एक्साइटेड स्टेट बनाएंगे तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करेंगे। पहली चीज, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें कन्वर्ट किए जाएंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में, और लो एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करेंगे। बट इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में नहीं जाएगा, यानी सेकेंड ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है तो 2s से 2p में जा सकता है, लेकिन 2s से 3s में नहीं जाएगा। ये मैं जनरल कंडीशंस की बात कर रहा हूं, है ना। यूं तो अब जैसे आप बोलते हैं कि आईफोन की स्क्रीन अनब्रेकेबल है, तो नॉर्मल कंडीशन में है भाई। आप उसको ट्रेन की पटरी पे रख दो, बोले अनट्रेन, वो टूटेगी ना, ब्रेक होएगी ना। सो ये जनरल कंडीशन की बात हो रही है। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड में कन्वर्ट करना है। इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में जंप कर सकता है। 3s का इलेक्ट्रॉन 3p में जा सकता है, 3p का इलेक्ट्रॉन 3d में जा सकता है। कहीं ऐसा नहीं होगा कि 3s का इलेक्ट्रॉन 4s में चला जाएगा। क्लियर। और इन्हीं कंसेप्ट को यूज करते हुए आप देखें तो ये बोरॉन था, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट में क्या था, 1s2 2s2 2p1। ये रहा आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p1 बोरॉन के लिए। यहां पर आप देख सकते हैं कि 2s में तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और 2p में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या करते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करते हैं। तो जब हमने इसकी एक्साइटेड स्टेट बनाई तो 2s का एक इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट कर दिया, 2p में। एक्साइटेड स्टेट में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इसकी कोवेलेंसी 3 है। ये 3 बॉन्ड बना सकता है, तो इसीलिए आप देखते हैं कि बोरॉन बोरॉन ट्राइफ्लोराइड बनाता है। 2 फ्लोरीन ऐड नहीं करते आप, 3 फ्लोरीन ही ऐड करते हो, 3 बॉन्ड बनाते हो, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। ठीक है। अच्छा, इसके पास आपको ये एक वैकेंट ऑर्बिटल भी दिखाई दे रहा होगा। क्या है ये, वैकेंट ऑर्बिटल है, और सिर्फ वैकेंट ऑर्बिटल में लोन पेयर एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो देखें जरा, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के पास वैकेंट ऑर्बिटल था और F- के पास क्या है, लोन पेयर है। तो ये लोन पेयर बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के उस वैकेंट ऑर्बिटल में दे सकता है, जिसकी वजह से बोरॉन का ये पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स बन जाता है। लेकिन उसी बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में जब आप 3 F- ऐड करने की कोशिश करते हैं, आप BF63- बनाने की कोशिश करते हैं, नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, क्योंकि 3 F- से 3 लोन पेयर देने हैं, और 3 लोन पेयर रखने के लिए 3 वैकेंट ऑर्बिटल भी तो होने चाहिए, और बोरॉन के पास 3 वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है। तो BF4- तो बनता है, BF63- नहीं बनता। अच्छा, एक चीज हो, BF4- बनता है लेकिन BCl4- नहीं बनता, BBr4- नहीं बनता, BI4- नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, क्योंकि ये एटम बड़े साइज के हैं, और बड़े साइज के एटम के साथ एक तो ओवरलैपिंग प्रॉपर नहीं होती, दूसरा इनका आपस का जो रिपल्सन है वो भी काफी लग रहा होता है, बहुत ज्यादा लग रहा होता है। और यही वजह है कि ये सारे BCl4-, BBr4-, BI4- नहीं बनते, और इसे हम नाम देते हैं स्टेरिक इफेक्ट। तो ये सारे स्टेरिक इफेक्ट की वजह से नहीं बनते। अब कार्बन की बात करें तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 ये रहा। इसके p के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल ग्राउंड स्टेट में, और यहां पर कोवेलेंसी 2 है, तो 2 बॉन्ड के साथ ये बनाता भी है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसकी एक्साइटेड स्टेट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करेंगे। तो 2s का इलेक्ट्रॉन जंप कराया जाएगा, और इलेक्ट्रॉन हमेशा वैकेंट ऑर्बिटल में जंप कराया जाता है, हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड ऑर्बिटल में नहीं। तो 2s का इलेक्ट्रॉन कहां जंप कराओगे, ये 2p का जो वैकेंट ऑर्बिटल है इसमें। इलेक्ट्रॉन के जंप करने की वजह से ये एक्साइटेड स्टेट बन गई, जहां पर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए कोवेलेंसी 4 है।
तो एक्साइटेड स्टेट की वजह से कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, और 4 बॉन्ड के साथ आपने CO2 भी देखा है, CH4 देखा है, CF4 देखा है, एंड सो ऑन, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स देखे। अभी आप जिस तरह से BF3 में F माइनस ऐड करके आपने BF4 माइनस कॉम्प्लेक्स बनाया, क्या CF4 में आप F माइनस ऐड करके CF6 डाइनेगेटिव बना सकते हैं? जी नहीं। क्यों नहीं बना सकते? देखें एक्साइटेड स्टेट को गौर से। इस एक्साइटेड स्टेट में कोई वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है। अगर वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है तो आप इस तरह से कोई स्टेट नहीं बना सकते। क्लियर? चलिए, अच्छा, कार्बन फैमिली के अगले मेंबर की तरफ रुख करते हैं। हम सिलिकॉन को देखते हैं। सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या? 3s2 3p2, और यहां पर 3d वैकेंट है। पूरा का पूरा एक वैकेंट सबसेल अवेलेबल है 3d। इसके एक्साइटेड स्टेट बनाओगे तो 3s का पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट किया जाएगा। सो ये 3s2 3p2 से 3s1 3p3 हो जाएगा। अभी भी पूरा का पूरा 3d वैकेंट है। यहाँ पर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कोवेलेंसी 4 है, तो SiF4 बनता है। बट SiF4 2F माइनस के साथ मिलकर SiF6 डाइनेगेटिव भी बना सकता है, जो कि कार्बन नहीं बना सकता, जबकि कार्बन और सिलिकॉन एक ही फैमिली के मेंबर हैं। क्यों ऐसा होता है समझें। भाई, सिलिकॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है तो वहां पर लॉन पेयर ले सकता है, इसलिए कॉम्प्लेक्स बना जाता है। कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए वो कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता। अच्छा, एक और चीज, जो स्टेरिक इफेक्ट की वजह से आप BX4 माइनस नहीं बना पा रहे थे, ठीक, ऐसा ही कुछ इधर भी है। SiX6 डाइनेगेटिव नहीं बनता। यहाँ पे X क्या क्या है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये आपके प्रीवियस ईयर का नीट का क्वेश्चन है बेटा, देखें वहां पे आपको मिलेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सिस्ट। तो SiCl6 डाइनेगेटिव नहीं बनता, SiBr6 डाइनेगेटिव नहीं बनता। और ये क्यों नहीं बनते? ड्यू टू स्टेरिक इफेक्ट। तो ये तो हमने एक्साइटेड स्टेट के बारे में बात की। किसके के लिए? बोरॉन के लिए, कार्बन के लिए, सिलिकॉन के लिए। अब मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है आपसे, क्या नाइट्रोजन एक्साइटेड स्टेट का फॉर्मेशन कर सकता है? सोचें जरा। नो डाउट मैं तो आपको एक्सप्लेन कर ही रहा हूं, बट थोड़ा सा आप अपने दिमाग पे भी जोड़ डालें। क्या नाइट्रोजन के साथ एक्साइटेड स्टेट पॉसिबल है? उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखेंगे तो बात समझ में आ जाएगी, बात क्लियर हो जाएगी। चलिए मैं ही लिख देता हूं, देखें जरा। बेटा ये रहा नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर कितना? 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। क्या ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में आपको नाइट्रोजन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल दिखाई दे रहा है? नहीं है। और अगर वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो इसकी एक्साइटेड स्टेट कैसे बनाओगे? इलेक्ट्रॉन जंप करा के कहां डालोगे? याद रखिएगा, नाइट्रोजन की एक्साइटेड स्टेट पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। तो इसकी जो कोवेलेंसी जनरल कंडीशन में 3 रहती है, इसीलिए नाइट्रोजन NCl3 बनाता है, NH3 बनाता है, NF3 बनाता है। लेकिन नाइट्रोजन फैमिली का अगला मेंबर आप फास्फोरस ले लें। फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है 3s2 3p3, और फास्फोरस में पूरा का पूरा 3d क्या है? वैकेंट है। 3d वैकेंट होने से फायदा क्या? इसकी एक्साइटेड स्टेट अब आप बना पाएंगे। देखें जरा कैसे। ये 3s2, ये 3p3 और ये 3d वैकेंट, ये ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड में कन्वर्ट करना और इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट करके वैकेंट ऑर्बिटल में भेजना, ये भेज दिया। सो ये हो गया 3s1, ये हो गया 3p3 और ये हो गया 3d1। इसका मतलब ये हुआ कि फास्फोरस में 2 तरह की कोवेलेंसी पॉसिबल है। एक तो है कोवेलेंसी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ, और एक आएगी कोवेलेंसी 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ। तो कोवेलेंसी 3 में इसका कंपाउंड PCl3 बनता है और कोवेलेंसी 5 में इसका कंपाउंड PCl5 बनता है।
ये अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम में भी पूछते हैं कि भाई नाइट्रोजन NCl3 बनाता है लेकिन ये NCl5 नहीं बनाता, जबकि जो फास्फोरस है वो PCl3 भी बनाता है और PCl5 भी बनाता है। क्या एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं? बेटा नाइट्रोजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है तो एक्साइटेड स्टेट नहीं बना सकता, तो उसकी कोवैलेंसी 5 नहीं कर सकता, जबकि फास्फोरस के पास वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल है और वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल है तो ये क्या कर सकता है, अपनी एक्साइटेड स्टेट बना सकता है और एक्साइटेड स्टेट बना सकता है तो इसकी कोवैलेंसी एक्सटेंड कर सकता है, 5 तक ले जा सकता है। चले ये हमने, वैसे और भी बहुत सारी बात हो सकती है बेटा, बट कुछ लिमिटेशन है हमारे पास टाइम की, तो क्रैश कोर्स के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा हमें। तो एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट की बात तो यही खत्म करते हैं और अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा एक कंसेप्ट, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या है समझे? अकेला एक एटम है तो उसमें अपना एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉन का एक अरेंजमेंट है और उस अरेंजमेंट में उस एटम की स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो सकती है। उसने अरेंज ही इस तरह से किया है इलेक्ट्रॉन्स को। ये ठीक वैसे है जैसे आपका एक घर है, वो घर में चीजें अपनी जगह व्यवस्थित है, वो इस तरह से हैं कि आप वहां पर बड़े आराम से रहते हैं। लेकिन मान लें कि अब वहां पर क्या होने वाला है कि आपके भैया जो दूर रहते थे, भैया भाभी जो काफी दूर रहते थे, उनका ट्रांसफर हो गया और अब वो आपके साथ रहने वाले हैं, तो फैमिली मेंबर बढ़ गए ना। ऑब्वियस सी बात है, अब घर का अरेंजमेंट जो पहले जैसा था वैसा नहीं रहेगा, या आप कुछ ना कुछ चेंज करेंगे, इसमें आप कुछ वेरिएशन लेके आएंगे। क्लियर? तो यहां पर भी ऐसे ही है कि जब एक सिंगल एटम था तो कोई दिक्कत नहीं थी, जब बहुत सारे एटम कंबाइन हुए, मॉलिक्यूल बनाने की कोशिश करने लग गए, तो जो सेंट्रल एटम है उसके आसपास एनर्जी का जो ऑरा था वो चेंज हुआ और उसने अपने आप को रीअरेंज करने की कोशिश की ताकि मैक्सिमम स्टेबिलिटी का मॉलिक्यूल बनाया जा सके। तो सेंट्रल एटम में एटॉमिक ऑर्बिटल की वो जो मिक्सिंग है वो हाइब्रिडाइजेशन है। अब हाइब्रिडाइजेशन के पॉइंट्स याद रखने के लिए एक छोटे से एग्जांपल से समझें। सपोज आप मिठाई की दुकान पे जाते हैं, आपको काफी भूख लगी है, आप गुलाब जामुन ऑर्डर करते हैं 100 ग्राम, तो लगा यार 100 ग्राम में तो पेट नहीं भरेगा, तो आप रबड़ी भी ऑर्डर कर देते हैं 100 ग्राम। अब आपके पास 100 ग्राम गुलाब जामुन, 100 ग्राम रबड़ी, और आपको लगता है यार गुलाब जामुन और रबड़ी खाते खाते काफी टाइम हो गया, काफी दिन हो गए, कोई नई डिश ट्राई की जाए। और आप क्या करते हैं, दोनों को मिक्स कर देते हैं, गुलाब जामुन और रबड़ी को, और दोनों को मिक्स करने पर जो नई डिश आपके सामने प्रिपेयर होती है वो है गुलाबड़ी। ये गुलाबड़ी का बनना ही हाइब्रिडाइजेशन है। अब आप बोलोगे कैसे भाई, समझाओ जरा। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनकी जो मिक्सिंग है वो क्या कहलाती है? हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है? टू गिव न्यू हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल्स, उसकी वजह से आपको नए हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल्स मिलते हैं। और सवाल ये उठता है कि कितने और कौन कौन से एटम है जो हाइब्रिडाइड होंगे। तो भाई मैंने आपसे गुलाब जामुन में रबड़ी मिलाने को बोला, आप मिला सकते हैं, लेकिन आप गुलाब जामुन में सब्जी नहीं मिला सकते क्योंकि दोनों में डिफरेंस है, दोनों के नेचर अलग अलग हैं। भाई दो सब्जियों को मिला सकते हो, दो मिठाइयां मिला सकते हो, एक मिठाई एक सब्जी को थोड़ी मिला सकते हो, नेचर मैच करना जरूरी है। तो यहां पर भी वही कंडीशन है, आप याद रखिएगा, ओनली दोज एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप, मिक्स ओनली दोज एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइड which has same or approx same energy। या तो एनर्जी क्या हो, सेम हो, या फिर क्या हो, अप्रोक्स सेम हो, तो ही आप इनको हाइब्रिडाइज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि एक की एनर्जी बहुत कम है, एक की एनर्जी बहुत ज्यादा। चलो ये हाइब्रिडाइज हो गए, सेम और अप्रोक्स सेम एनर्जी वाला कंसेप्ट हो गया। अब
कितने बनेंगे? तो 100 ग्राम गुलाब जामुन और 100 ग्राम रबड़ी मिलाई थी, गुलाब जामुन कितनी बनी? 200 ग्राम, 200 ग्राम। यानी यहां पर भी यही कहानी है कि नंबर ऑफ हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल फॉर्म इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने ही हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल क्या होंगे? बन जाएंगे। अब एक बार जब ये हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल बन जाएंगे तो ये अपने आप को क्या करेंगे? रीअरेंज करेंगे। ये कुछ इस तरह से अपने आप को रीअरेंज करेंगे कि स्टेबिलिटी क्या हो? मैक्सिमम हो। स्टेबिलिटी मैक्सिमम करने के लिए जैसे आप गुब्बारे बांधते हो एक तरह से एक दूसरे से बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, तो उन गुब्बारों को आप गौर से देखें, आपको बात समझ में आएगी। वो गुब्बारे भी अपने आप को मैक्सिमम स्टेबिलिटी पे ले जाना चाहते हैं, जहां रिपल्सन मिनिमम हो और स्टेबिलिटी मैक्सिमम आ जाए। यहां पर भी वही कहानी है। ये जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं वो अपने आप को अरेंज करते हैं। दीज हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स अरेंज देमसेल्व्स। अब क्यों अरेंज कर रहे हैं? टू अचीव स्टेट ऑफ, टू अचीव, यहां लिख देता हूं बेटा, टू अचीव स्टेट ऑफ मैक्सिमम स्टेबिलिटी एंड मिनिमम रिपल्सन। स्टेबिलिटी तो क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम, और रिपल्सन क्या होना चाहिए? मिनिमम। ये स्टेट अचीव करने के लिए ये सारी कोशिश की जा रही है। किस तरह से ये एक दूसरे से मिक्स होते हैं, किस तरह से कंबाइन होते हैं, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज मेरे पास ये बहुत सारे पेन हैं, इनसे आप एक एग्जांपल के तौर पे समझ पाएंगे। देखना जरा, मैं आपसे बोल रहा हूं एक s ऑर्बिटल है और एक p ऑर्बिटल है, ये दोनों कंबाइन हो गए, तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपने कंबाइन किए। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कितने बनेंगे? 2। ये रहे 2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, और दोनों अपने आप को इस तरह से अरेंज करेंगे कि इनके बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम हो, और मैक्सिमम डिस्टेंस यही हो सकती है, एंगल 180 का हो सकता है। आप दो गुब्बारे एक दूसरे से बांधे, वो एक दूसरे से 180 के एंगल पे जाने की कोशिश करेंगे। ये जो जियोमेट्री है, कौन सी जियोमेट्री है? लीनियर। तो जब आप एक एस और एक पी को मिलाते हैं तो एसपी हाइब्रिडाइजेशन होता है, और एसपी हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू जो जियोमेट्री बनती है वो लीनियर जियोमेट्री होती है। सपोज आप एक एस और 2 पी को मिक्स करते हैं तो आपने 3 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स किए। ऑब्वियस सी बात है इस केस में हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल 3 बनेंगे, और 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल अपने आप को इस तरह से अरेंज करेंगे। देखें जरा, एक एस और 2 पी मिला दिए, 3 एटॉमिक ऑर्बिटल मिला है, 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ये अपने आप को अरेंज किए। आप 3 गुब्बारे एक दूसरे से बांध के देखें, वो इसी तरह से आएंगे। क्या नाम है जियोमेट्री का? ट्रायंगुलर प्लेनर। क्योंकि इन तीनों कोनों को मिलाओगे तो ट्रायंगल बनेगा, तो ट्रायंगुलर हो गया। और प्लेनर किसी भी ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं जिसे आप यूं 2 डायमेंशनल प्लेन पे रख दें और रखने में आ जाए। तो आपको देखो, क्या इसके सारे एटम इसी प्लेन में आएंगे? बिल्कुल आएंगे। ये प्लेनर स्ट्रक्चर है। तो एसपी हाइब्रिडाइजेशन में जो जियोमेट्री आती है वो लीनियर आती है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो जियोमेट्री आती है वो ट्रायंगुलर प्लेनर आती है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एक एस लिया और 3 आपने कौन से ले लिए? पी ले लिए। 4 एटॉमिक ऑर्बिटल लिए हैं, 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आएंगे। ये 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो मॉलिक्यूलर जियोमेट्री आपको दिखाई देती है वो टेट्राहेड्रल होती है। आप 4 गुब्बारे बांधे तो वो भी तो टेट्राहेड्रल वे में आते हैं। अब इसको टेट्राहेड्रल क्यों बोलते हैं सोचो जरा। इन तीनों कोनों को मिलाओगे तो 1 हेड्रॉन, इन तीनों को मिलाओगे तो दूसरा, इन तीनों को मिलाओगे तीसरा, इन 3 को मिलाओगे चौथा। टोटल कितने हेड्रॉन क्रिएट हो रहे हैं? 4 ना। इसीलिए इस जियोमेट्री को हम क्या नाम देते हैं? टेट्राहेड्रल जियोमेट्री। अच्छा, sp हाइब्रिडाइजेशन का बॉन्ड एंगल 180, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल 120, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन का जो बॉन्ड एंगल आता है
वो आता है 109 डिग्री 28 मिनट, जिसे आप अप्रॉक्स 109.5 डिग्री का मान सकते हैं। तो sp3 में हाइब्रिडाइजेशन में एक s 3 p कंबाइन होते हैं, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने आप को इस तरह से अरेंज कर लेते हैं कि टेट्राहेड्रल जियोमेट्री मिलती है। बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का मिलता है। अब हम मूव करते हैं sp3d। भाई 3 ही p होते हैं, तीनों यूज कर लिए, तो अगला ऑर्बिटल कौन सा यूज करोगे? d। तो एक s लिया आपने, 3 आपने p लिए, एक d लिया, टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल लिए आपने 5। उस केस में टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल भी 5 बनेंगे। 5 गुब्बारे बांधिएगा कभी एक दूसरे से, ऐसे आएंगे, तो 5 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। उन्होंने अपने आप को इस तरह से अरेंज कर लिया। अब इस अरेंजमेंट में मॉलिक्यूलर जियोमेट्री क्या आएगी? देखो जरा, इन तीनों कोनों को मिला दो तो ये आ गया ट्राइगोन, ट्राइगोनल। और इन तीनों कोनों को इससे यूं मिलाते जाओ, एक इधर इधर इधर, तो एक पिरामिड तो ऊपर बनेगा और एक पिरामिड ऐसा का ऐसा नीचे बनेगा। तो जो जियोमेट्री आएगी वो कौन सी आएगी? ट्राइगोनल बायपिरामिडल। अब ट्राइगोनल बायपिरामिडल में दो तरह की कंडीशन है। एक तो एक्सियल पोजीशन है जहां पर ये 2 बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, और एक इक्वेटोरियल पोजीशन है जहां पर ये 3 बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। 2 एक्सियल बॉन्ड के बीच का एंगल 180 है, 2 इक्वेटोरियल के बीच का एंगल 120 है। एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच का जो एंगल है वो 90 है। 120 के कितने एंगल हैं? 3, 1 2 3। तो 120 के एंगल 3 है और 90 के एंगल कितने हैं? वो 6 हैं। 1 2 3 4 5 6। 90 के एंगल 6 होते हैं। ये sp3d हाइब्रिडाइजेशन, जियोमेट्री का नाम ट्राइगोनल बायपिरामिडल। ट्राइगोनल बायपिरामिडल में ये एक्सियल पोजीशन, ये इक्वेटोरियल पोजीशन, 2 एक्सियल बॉन्ड के बीच का एंगल 180, इक्वेटोरियल के बीच का एंगल 120। और अब आप मूव करते हैं sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन की तरफ। ये रहा बेटा sp3d2। अब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में एक s लिया, 3 p लिए, 2 d लिए। आपने 6 एटॉमिक ऑर्बिटल लिए हैं तो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल भी तो बनेंगे। ये 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने आप को इस तरह से अरेंज करेंगे कि स्टेबिलिटी क्या हो? मैक्सिमम हो। ये रहा वो अरेंजमेंट। यहां पर देखें जरा, एंगल जो आएगा वो 90 का आएगा और ये जो जियोमेट्री है वो ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री कही जाती है। क्यों ऑक्टाहेड्रल? आप इन तीनों को मिलाओ तो 1 हेड्रॉन, इन 3 को मिलाओगे सेकेंड हेड्रॉन, ये थर्ड हेड्रॉन, ये फोर्थ हेड्रॉन, तो 4 हेड्रॉन तो ऊपर बनेंगे और इसी तरह के 4 हेड्रॉन नीचे बनेंगे। तो जियोमेट्री क्या आएगी? ऑक्टाहेड्रल। तो फिर से आपको रिवाइंड करा दूं, sp हाइब्रिडाइजेशन, लीनियर जियोमेट्री, sp2 ट्रायंगुलर प्लेनर, sp3 टेट्राहेड्रल, sp3d ट्राइगोनल बायपिरामिडल, sp3d2 ऑक्टाहेड्रल। तो हमने अब तक बात की है हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स के लिए आती है वो यह कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करें। बड़ा आसान सा काम है बेटा। देखें, आपको एक प्रोसीजर फॉलो करना है। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम सबसे पहले निकालते हैं स्टेरिक नंबर। और स्टेरिक नंबर कैसे आता है? लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड दोनों का सम। अब ये लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड सारे नहीं देखने हैं अपने। किस पे देखना है? सेंट्रल एटम पे, कि सेंट्रल एटम पे लोन पेयर कितना है और सेंट्रल एटम कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। अच्छा, सेंट्रल एटम कौन सा होगा? बहुत सारे एटम आपको दिखाई देंगे मॉलिक्यूल में, आयन में। तो वो एटम जिसका वैलेंसी फैक्टर आपको सबसे ज्यादा दिखाई दे, समझ जाना, वही सेंट्रल एटम है। अब स्टेरिक नंबर से कैसे पता चलेगा? स्टेरिक नंबर अगर 2 है तो sp हाइब्रिडाइजेशन, 3 है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, 4 है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, 5 है तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन, 6 है तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। उसको निकालने का एक तरीका भी है। ये मैंने कुछ यहाँ पर एटम लिखे हैं जो जनरली अपने देखने में आते हैं और ये उनका वैलेंसी फैक्टर है। वैलेंसी फैक्टर से हमारा मतलब है इतने इलेक्ट्रॉन की ये शेयरिंग करेगा, इतने इलेक्ट्रॉन के साथ ये बॉन्ड बना जाएगा। तो हाइड्रोजन का वैलेंसी फैक्टर 1 है। जितने भी हेलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका वैलेंसी फैक्टर 1 है। OH का वैलेंसी फैक्टर 1 है।
O माइनस का वैलेंसी फैक्टर 1 है, और O के साथ अगर कोई अल्काइल ग्रुप जुड़ा हो और ये ऑक्सीजन सेंट्रल एटम से जुड़ा है तब भी वैलेंसी फैक्टर 1 है। हाँ, सिंगल ऑक्सीजन है, उससे और कोई एटम नहीं जुड़ा है, सीधे ऑक्सीजन ही सेंट्रल एटम से जुड़ा हुआ है बस, और इस ऑक्सीजन से कोई एटम नहीं है, तो फिर वैलेंसी फैक्टर 2 है। और सल्फर के लिए वैलेंसी फैक्टर 2 है। और इन सारे कंसेप्ट को कैसे अप्लाई करें, चलिए मैं 2 एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक तो हमने एग्जांपल लिया H2O का, तो H2O में सबसे पहला तो काम करो, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन निकालो, है ना। ऑक्सीजन, यहाँ पर सेंट्रल एटम क्या होगा, ऑक्सीजन। भाई हाइड्रोजन का तो वैलेंसी फैक्टर एक ही होता है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑब्वियसली बात है 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और हाइड्रोजन का वैलेंसी फैक्टर 1, तो एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, 2 हाइड्रोजन कितने ले जाएंगे, 2। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल में थे कितने इलेक्ट्रॉन, 6। और इलेक्ट्रॉन कंबाइन, कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो कंबाइन हो गए हैं, वो हुए 2। तो लोन पेयर कितने हुए, फिर 6 थे, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, बचे 4। 4 इलेक्ट्रॉन से कितने लोन पेयर बनेंगे, 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन से 1 लोन पेयर बनता है, तो लोन पेयर 2 हो गए। और सिग्मा बॉन्ड, तो सेंट्रल एटम से जितने एटम डायरेक्ट अटैच हो उतने सिग्मा बॉन्ड। क्यों, क्योंकि कहीं भी इतना तो आपको पता ही होगा, सिंगल बॉन्ड है तो गारंटी है कि वो सिग्मा होगा। अगर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा और 2 क्या होंगे, पाई बॉन्ड होंगे। सो वही कंसेप्ट आप अप्लाई कर लें। ऑक्सीजन से 2 एटम जुड़े हुए हैं तो सिग्मा कितने आएंगे, 2। लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड का टोटल काउंट हुआ तो स्टेरिक नंबर कितना आया, 4। और 4 स्टेरिक नंबर पे हाइब्रिडाइजेशन क्या बैठता है, sp3। तो H2O में ऑक्सीजन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है। H3O+ में हाइब्रिडाइजेशन कैसे आएगा, वापस से ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6। प्लस आने का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया है, और अब इसके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं, 5। 5 में से कितने बॉन्डिंग में चले जाएंगे, 3 हाइड्रोजन एटम के साथ 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन कंबाइन हो चुके हैं, बचे कितने, 2। 2 इलेक्ट्रॉन से कितना लोन पेयर बनता है, 1 लोन पेयर बनता है, यानी ऑक्सीजन पे 1 लोन पेयर है। कितने एटम से जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, 3 हाइड्रोजन एटम से जुड़ा हुआ है, यानी इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है। और 3 + 1 एक बार वापस से जो काउंट आता है वो क्या आता है, 4 आता है। तो इस तरह से इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो क्या आएगा, sp3 आएगा। देखें कुछ और एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं, जिससे कि थोड़ी सी बेटर वे में हमारी प्रैक्टिस हो सके और हम ये सीखें कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड किया जाता है। चलो कार्बन फैमिली की बात कर रहे थे, कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल, बोरोन ट्राइफ्लोराइड BF4-, एक हम एग्जांपल ले लेते हैं NH3, एक एग्जांपल हम लेते हैं NH4+, और एक एग्जांपल लेते हैं NH2-। क्लियर। अभी सेंट्रल एटम कौन है, तो यहाँ पर बोरॉन सेंट्रल एटम है, यहाँ वापस से बोरॉन सेंट्रल एटम है, ये नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, इधर भी नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स इन सेंट्रल एटम, तो बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो ना, 1s2 2s2 2p1, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 3 है। अच्छा, बोरॉन के पास 3 थे, एक माइनस से आ गया, तो यहाँ पर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4। यहाँ नाइट्रोजन के पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5। इधर नाइट्रोजन के पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5, बट प्लस लगा हुआ है, यानी एक चला गया, तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने काउंट करोगे, 4। यहाँ नाइट्रोजन पे कितने थे, 5, माइनस लगा हुआ है तो एक और आ गया, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 हो गए। ये हो गया वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स कंबाइंड, कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो कंबाइंड हो गए, तो फ्लोरीन का वैलेंसी फैक्टर कितना होता है, 3, तो 3 थे, तीनों के तीनों कंबाइंड हो गए। यहाँ 4 थे और 4 एटम है सराउंडिंग एटम, तो सारे के सारे कंबाइंड हो गए। यहाँ पे 5 थे,
5 में से 3 हाइड्रोजन के साथ 3 कंबाइन हो गए, यहाँ 4 थे और 4 के 4 कंबाइन हो गए हाइड्रोजन के साथ, यहाँ 6 थे बट कंबाइन कितने हुए, 2 हुए, तो ये 2 कंबाइन हो गए, ये इलेक्ट्रॉन कंबाइन है। अब इलेक्ट्रॉन कंबाइन हो गए तो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, या फिर आप सीधे सीधे कैलकुलेट कर सकते हैं लोन पेयर कितने हैं। 3 इलेक्ट्रॉन थे, तीनों कॉम्बिनेशन में चले गए, तीनों कंबाइन हो गए हैं, यानी यहां पर लोन पेयर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। BF4 माइनस में देखें तो बोरॉन के पास 4 थे, चारों कॉम्बिनेशन में चले गए, बॉन्डिंग में चले गए, 0 लोन पेयर आएगा। यहां देखें 5 थे इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्डिंग में चले गए, तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने बचते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन से कितना लोन पेयर बनेगा, 1। NH4 प्लस में देखें 4 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन थे, चारों के चारों इलेक्ट्रॉन कॉम्बिनेशन में चले गए, बॉन्ड बनाने में चले गए, तो सेंट्रल एटम पे लोन पेयर क्या हुआ फिर, 0। 6 थे, 2 बॉन्डिंग में यूज कर लिए, बचते हैं 4, और 4 इलेक्ट्रॉन से कितने लोन पेयर आएंगे, 2 लोन पेयर, तो ये 2 लोन पेयर आ गए सेंट्रल एटम पे। और उसके बाद देखें सिग्मा बॉन्ड, तो बोरॉन से 3 एटम जुड़े हुए हैं यानी 3 सिग्मा आएंगे, बोरॉन से 4 एटम जुड़े हुए हैं यानी 4 सिग्मा आएंगे, अमोनिया से 3 एटम जुड़े हैं 3 सिग्मा आएंगे, NH4 प्लस में 4 एटम जुड़े हैं 4 सिग्मा आएंगे, NH2 माइनस में 2 एटम जुड़े हुए हैं 2 सिग्मा आएंगे। और अब आते हैं स्टेरिक नंबर पे, लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड, ये स्टेरिक नंबर है, 3 + 0 3, 4 + 0 4, 3 + 1 4, 4 + 0 4, 2 + 2 4, यानी यहां पर केवल एक स्पीसीज ऐसी है इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है, बाकी की सारी स्पीसीज में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है। क्लियर? चलिए और भी देखते हैं, अभी तक हमने कुछ हाइब्रिडाइजेशन के एग्जांपल देखे हैं, ऐसा नहीं है कि इतने से आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाती है, आयंस में भी कुछ केस देखने होते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि H2CO3 में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताएं, या फिर आपसे पूछा जाए CO3 डाई नेगेटिव में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताएं, आपसे पूछें कि H2SO4 में सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन बताएं और SO4 डाई नेगेटिव में सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन बताएं। तो पहली बात तो ये ऑक्सी एसिड के आपको स्ट्रक्चर पता होने चाहिए, और ना भी हो तो चलो एक शॉर्ट ट्रिक दे देता हूं। ऑक्सी एसिड में अगर ये सेंट्रल एटम सेकंड पीरियड का है पीरियोडिक टेबल से, तो गारंटी sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा, और अगर ये थर्ड पीरियड का है तो sp3 आएगा। तो वैसे तो आंसर निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ही लगा दो कि H2CO3 में कार्बन सेंट्रल एटम है, सेकंड पीरियड का है, sp2 आना है आंसर। यहां पर कार्बोनेट किससे बना होगा, H2CO3 से, तो इधर कार्बन sp2 है तो इधर भी sp2 आएगा, यानी सॉल्व करने से पहले आपको पता था ये sp2 आएगा, ये sp2 आएगा, H2SO4 में sp3 आएगा, और इससे ही सल्फेट बना है तो ये भी sp3 आएगा। चलो इसको कंसेप्चुअली भी पता करके देखते हैं, निकाल के देखते हैं कि आखिर ये आंसर कैसे होगा। तो वापस से वही कहानी देखें जरा, H2CO3 का अगर स्ट्रक्चर आपको याद हो तो 2 OH हैं और एक ऑक्सीजन सीधे जुड़ा रहता है कार्बन से, और कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, 4, तो भाई कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में थे। OH का वैलेंसी फैक्टर 1 होता है जबकि ऑक्सीजन का 2 होता है, तो 2 OH मिलके 2 इलेक्ट्रॉन ले गए, और एक ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ था 2 को ले गया, तो चारों इलेक्ट्रॉन कंबाइन हो गए। लोन पेयर इसका मतलब क्या आएगा, 0। लोन पेयर क्या होता है, सेंट्रल एटम में 2 इलेक्ट्रॉन का ऐसा पेयर जिसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो यहां तो 4 थे, चारों पार्टिसिपेट कर गए, तो लोन पेयर क्या हुआ, 0। अब सिग्मा बॉन्ड कैसे काउंट करें, तो कार्बन से कितने एटम जुड़े हैं ये देखो, डायरेक्टली कौन कौन जुड़ा है कार्बन से, क्या 2 हाइड्रोजन जो दिए हैं वो कार्बन से जुड़े हैं, जी नहीं, वो हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं। तो कार्बन से कौन जुड़ा है, 3 ऑक्सीजन, और तीनों ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बॉन्ड कितने आएंगे, 3 आएंगे, तो टोटल काउंट कितना हुआ, 3, और 3 टोटल काउंट के साथ हाइब्रिडाइजेशन क्या बैठेगा, sp2।
और वही कहानी इधर हुई है, बस हुआ यह है कि जो OH का H हाइड्रोजन था वो H+ के फॉर्म में चला गया। तो बिल्कुल यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 O- होगा, 1 ऑक्सीजन होगा। O- 1 इलेक्ट्रॉन ले जाता है, ऑक्सीजन 2 ले जाता है। तो 2 O- 2 इलेक्ट्रॉन ले गए, 1 ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन, अकेला जो 1 ऑक्सीजन था जिसपे कोई चार्ज नहीं था 2 इलेक्ट्रॉन वो ले गया। चारों निकल लिए, लोन पेयर 0, सिग्मा बॉन्ड 3, स्टेरिक नंबर कितना 3 + 0 3, हाइब्रिडाइजेशन sp2। और इसी तरह का ट्रेंड आपको फॉलो करना है H2SO4 के लिए, SO4 डाइनेगेटिव के लिए। नहीं कर पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, मैंने शॉर्टकट बताया है। ऑक्सीडेशन में सेंट्रल एटम देखें, अगर ये सेकंड पीरियड का है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा, और अगर ये थर्ड पीरियड का है तो sp3 आएगा। क्लियर? ये हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक तरीका है जो हमने डिस्कस किया है। अब समस्या कहां आती है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं जिनका शेप अगर आप सिर्फ और सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन से बताने की कोशिश करो तो समझ में नहीं आता। उसके लिए आपको हेल्प लेनी पड़ती है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी की। अब वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी कहती है कि एक मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में डिफरेंट टाइप के रिपल्सन ऑपरेट हो रहे होते हैं। लोन पेयर रिपल्सन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, बॉन्ड पेयर रिपल्सन। और एक मॉलिक्यूल अपने आप को इस तरह से अरेंज करता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं कि मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो और ओवरऑल रिपल्सन कम हो जाए। मतलब मुझे केवल लोन पेयर रिपल्सन से कोई लेना देना नहीं है, ओवरऑल रिपल्सन क्या हो जाए, कम हो जाए। अब रिपल्सन का ऑर्डर क्या होता है? तो ऑर्डर ऑफ रिपल्सन का मैग्नीट्यूड, हम बात कौन सी कर रहे हैं? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी की। और इस थ्योरी का पहला पॉइंट तो यही है कि रिपल्सन का ऑर्डर याद होना चाहिए। तो एक तो होता है लोन पेयर रिपल्सन, एक होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, एक होता है बॉन्ड पेयर रिपल्सन। लोन पेयर रिपल्सन मैक्सिमम होता है, बॉन्ड पेयर रिपल्सन मिनिमम होता है। और ठीक इसी तरह से मामला ये होता है डबल बॉन्ड रिपल्सन बहुत ज्यादा होता है, सिंगल बॉन्ड रिपल्सन कम होता है, और सिंगल बॉन्ड रिपल्सन कम होता है। इसके बिहाफ पर आप मॉलिक्यूल के शेप को पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं? वापस से वो 6 पेन हम लेके देखें, कुछ पॉइंट याद रखते हैं और बाकी तो काम अपने आप हो जाता है। जैसे sp2 हाइब्रिडाइजेशन था, माने कि तीनों के तीनों सिग्मा बॉन्ड है, तो तीनों सिग्मा बॉन्ड में मॉलिक्यूल इस तरह से अरेंज होता है, गुब्बारे 3 बलून आपने बांध दिए तो इस तरह से आएंगे ना। इस शेप को हमने क्या नाम दिया था? ट्रायंगुलर प्लेनर। इमेजिन करें इसमें एक तो लोन पेयर है और 2 सिग्मा बॉन्ड है। मैं 2 वर्ड यहां पर बार बार यूज करूंगा। एक तो वर्ड आएगा इलेक्ट्रॉनिक जियोमेट्री और एक वर्ड आएगा मॉलिक्यूलर जियोमेट्री। क्लियर? जब मैं आपसे बोल रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक जियोमेट्री तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर देखने हैं, फिर चाहे वो लोन पेयर के फॉर्म में हो चाहे वो बॉन्ड पेयर के फॉर्म में हो। और जब मैं आपसे बोलता हूं मॉलिक्यूलर जियोमेट्री तो आपको केवल और केवल बॉन्ड पेयर देखने हैं, आपको लोन पेयर को भूल जाना है, फिर देखना है कि वो किस तरह से दिखाई दे रहा है। समझे मैं क्या बोल रहा हूं? आपके पास स्टेरिक नंबर 3 है, जहां पर लोन पेयर 0 आ रहा था, सिग्मा बॉन्ड 3 आ रहे थे। सो ये वो कहानी है, ये 3 बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर है ही नहीं। ये जो जियोमेट्री आएगी इलेक्ट्रॉनिक जियोमेट्री का आएगी ट्रायंगुलर प्लेनर, और मॉलिक्यूलर जियोमेट्री भी क्या है? ट्रायंगुलर प्लेनर। अब यहां पर एक लोन पेयर आ जाए, 2 सिग्मा बॉन्ड हो जाए, तब भी तो स्टेरिक नंबर 3 होगा। हाइब्रिडाइजेशन तो तब भी sp2 आएगा, बट इस केस में मॉलिक्यूलर जियोमेट्री चेंज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक जियोमेट्री तो अभी भी ट्रायंगुलर प्लेनर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक जियोमेट्री देखते समय लोन पेयर भी देखना, बॉन्ड पेयर भी देखना, बट मॉलिक्यूलर जियोमेट्री ये तो दिख ही नहीं रहा लोन पेयर, और ये कैसा दिखाई दे रहा है? मुड़ा हुआ, बेंड। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन तीनों सिग्मा बॉन्ड है, ट्रायंगुलर प्लेनर होता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन एक लोन पेयर 2 सिग्मा बॉन्ड है, ये बेंड होता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन पे आ जाते हैं, चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड हो
तब मॉलिक्यूलर जियोमेट्री क्या होती है? टेट्राहेड्रल। एक लोन पेयर है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, तब मॉलिक्यूलर जियोमेट्री होती है पिरामिडल। 2 लोन पेयर हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड हैं, तो मॉलिक्यूलर जियोमेट्री आती है वी शेप्ड। वी क्लियर? वापस से याद दिला दूं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, स्टेज नंबर 4 है, चारों सिग्मा बॉन्ड है, तो टेट्राहेड्रल है मॉलिक्यूलर जियोमेट्री। एक लोन पेयर है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो पिरामिडल है। 2 लोन पेयर, 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो वी शेप्ड है। अब आते हैं sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन में। क्योंकि sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन में जो बॉन्ड पेयर की पोजीशन है 2 अलग अलग टाइप की है, एक्सियल और इक्वेटोरियल। तो आपको क्या याद रखना है कि लोन पेयर हमेशा कहां रखा जाएगा? इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखा जाएगा। लोन पेयर हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखा जाएगा। तो अगर 5 सिग्मा बॉन्ड है तो ये आएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। एक लोन पेयर है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो ये आता है सीसॉ। सीसॉ जानते हैं ना, बच्चों के खेलने वाला झूला। भी गार्डन में ये लगा रहता नहीं हो, एक बच्चा इधर बैठता है, एक बच्चा इधर बैठता है, यूं झूलते रहते हैं। तो 5 सिग्मा बॉन्ड तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। एक लोन पेयर, 4 सिग्मा बॉन्ड, तो सीसॉ। और 2 लोन पेयर, 3 सिग्मा बॉन्ड, टी शेप। 3 लोन पेयर, 2 सिग्मा बॉन्ड, लीनियर। देखें स्टेज नंबर 5 में sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन में डिफरेंट मॉलिक्यूलर जियोमेट्री, 5 के 5 सिग्मा बॉन्ड हो तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है। एक लोन पेयर हो, 4 सिग्मा बॉन्ड हो तो सीसॉ होती है। आपके पास 2 लोन पेयर हो, 3 सिग्मा बॉन्ड हो तो टी शेप होती है। आपके पास 3 लोन पेयर हो, 2 सिग्मा बॉन्ड हो तो लीनियर होती है। और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, वैसे तो बेटा sp3d2 में एक्सियल इक्वेटोरियल बोलना गलत है, फिर भी आप समझने के लिए थोड़ा सा ये लिख लें कि स्टेरिक नंबर 6 में sp3d2 में लोन पेयर या तो ऊपर रखोगे या नीचे रखोगे, यहां नहीं रखना। क्लियर? तो अगर 6 के 6 सिग्मा बॉन्ड होते तो जियोमेट्री क्या थी? ऑक्टाहेड्रल। अगर एक लोन पेयर है, 5 सिग्मा बॉन्ड है, तो स्क्वायर, चारों को मिलाओ तो स्क्वायर बनेगा, इन कोनों को इससे मिला दोगे तो पिरामिड, तो स्क्वायर पिरामिडल। और अगर आपके पास 2 लोन पेयर है और 4 सिग्मा बॉन्ड है तो स्क्वायर प्लेनर। तो ये कुछ जियोमेट्री हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ती है, मॉलिक्यूलर जियोमेट्री। और इन मॉलिक्यूलर जियोमेट्री को हम कौन सी थ्योरी की हेल्प से समझते हैं? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। बेटा ये सारी की सारी थ्योरी भी हम अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं, बट नेक्स्ट लेक्चर में। आप चाहें तो एनसीईआरटी से एक टेबल उठा के पढ़ सकते हैं, वहां पर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी की टेबल अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच।